प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर की बात हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे और उसके सी सेक्शन में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था पूर्ति वक्र, यानी पूर्ति क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, पूर्ति तालिका किसे कहते हैं और उसको दो तरह से यानी व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका की बात हम कर चुके थे। आज हम डिफाइन करेंगे कि पूर्ति वक्र क्या है, यानी सप्लाई कर्व। जैसा मैंने पहले कहा था कि पूर्ति से तात्पर्य उत्पादक द्वारा विक्रेता द्वारा किसी वस्तु को उसकी निर्धारित कीमत पर निश्चित मात्रा में उपलब्ध करवाना, इसको हम डिफाइन कर चुके थे। यहाँ ये देखना है पूर्ति वक्र क्या है। पूर्ति वक्र, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पूर्ति को दिखाने के लिए दो एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, जिस पर एक पर हम लेते हैं कीमत और दूसरी पर पूर्ति की मात्रा, और उन दोनों के संबंध को स्थापित करने के लिए जिस वक्र को खींचा जाता है, जो वक्र तैयार किया जाता है, वह पूर्ति वक्र होता है। पूर्ति क्या है, यानी कोई भी उत्पादक जब बाजार में अपने लाभ को कमाने के लिए किसी वस्तु को बेचता है तो उसको बेचने के बदले उसे लागत और लाभ मिलता है, तो निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा बेचने के लिए उपलब्ध कराना पूर्ति कहलाता है। यहाँ पूर्ति वक्र हमने खींच करके दिखाने का प्रयास किया है कि जब पूर्ति की तालिकाओं के आधार पर उसका वक्र का निरूपण किया जाता है या विभिन्न मूल्यों पर बेचने के लिए उपलब्ध वस्तु की विभिन्न मात्राओं को रेखाचित्र के रूप में दर्शाया जाता है, तो ऐसे वक्र को हम पूर्ति वक्र कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस है, इस एक्सिस पर हमने लिया है वस्तु की कीमत, और ये एक्स एक्सिस है, इस पर हमने लिया है वस्तु की मात्रा। वस्तु की दी हुई कीमत के अनुसार उत्पादक या विक्रेता मार्केट में वस्तु को बेचने के लिए प्रस्तुत करता है, जिसके बदले उसे लागत और लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में जब वस्तु की कीमत ऊपर की तालिका के आधार पर भी हम समझा सकते हैं, जो पूर्ति तालिका हमने बनाई थी पिछले लेक्चर में, उसमें कहा था कि संतरे की कीमत 1 रुपये है, तो 1 रुपये पर ए बी सी तीनों पूर्तिकर्ताओं यानी विक्रेताओं के द्वारा 210 वस्तुओं की मांग और पूर्ति उपलब्ध की जाती है, यानी पूर्ति की जाती है। इसी बात को यहाँ इस डायग्राम में बताया गया है कि जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो 10 यानी उसकी पूर्ति है वो 10 इकाइयों की है। जैसे और कीमत 1 से बढ़ करके 2 होती है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पूर्ति में और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी पूर्ति भी बढ़ती है। तो यहाँ जब 1 से उसकी कीमत बढ़कर 2 रुपये होती है तो अब पूर्ति भी 10 से बढ़कर के 15 हो जाती है। 2 से बढ़कर जब उसकी कीमत 3 रुपये हो जाती है तो उसकी पूर्ति भी 15 से बढ़कर के 20 हो जाती है। इसी तरह जब 3 से बढ़कर उसकी कीमत 4 रुपये हो जाती है तो उसकी पूर्ति 20 से बढ़कर के 25, और इसी तरह से 4 से बढ़कर कीमत 5 रुपये होती है तो उसकी पूर्ति भी 25 से बढ़कर के 30 हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हुई वैसे वैसे पूर्ति में भी वृद्धि होती है। और इस बात को दर्शाने के लिए ये जो वक्र बनाया गया है
जिसको ABCDE 5 बिंदुओं को जोड़ करके जिस वक्र को खींचा गया है, इस वक्र को कहते हैं पूर्ति वक्र। यह है धनात्मक होता है, यानी दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, इसलिए इसको धनात्मक कहते हैं। इस तरह से इन सब बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र प्राप्त हुआ वो कहलाया पूर्ति वक्र। इसको SS के रूप में भी कहा जा सकता है। पूर्ति वक्र ऊपर की तरफ उठता है, क्यों उठता है इसको यहां देखना है। जब पूर्ति वक्र ऊपर की तरफ क्यों उठता है, इसके कुछ कारण हैं, जिसमें पहला लेते हैं हम पूर्ति का नियम। पूर्ति के नियम में पूर्ति व कीमत का धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक यानी जब पूर्ति और कीमत एक तरफ बढ़ती हैं, यानी कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी और कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी, इसलिए इनको धनात्मक रूप से संबोधित धनात्मक संबंध के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह है, यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसके साथ उस वस्तु के बेचे जाने वाली मात्रा भी बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर विक्रेता कम चीजें बेचकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। मूल्य बढ़ने पर उसे ज्यादा लाभ मिलता है, अतः बढ़ते मूल्य के साथ पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती जाती है। लेकिन यदि वस्तु की कीमतों में कमी आ जाए तो विक्रेता कम वस्तु की को बेचना पसंद करता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब कीमतें कम होंगी तो विक्रेता कम माल बेचना चाहेगा, क्योंकि उसे लाभ कम प्राप्त होता है। यहाँ इस तालिका में दिखाया गया है कि व्यक्तिगत मांग संतरे के मूल्य के रूप में कि 1, 2, 3, 4, 5 ये उसकी प्रति इकाई कीमत दिखाई गई है, और दूसरी तरफ दाईं ओर संतरे की पूर्ति दिखाई गई है कि 1 रुपये प्रति इकाई कीमत है तो उसको 50 इकाइयों की पूर्ति करता है विक्रेता। जब उसकी कीमत बढ़ करके 2 रुपये हो जाती है तो वो 60 की आपूर्ति करता है। 3 रुपये कीमत हो जाती है तो वो 70 की आपूर्ति करता है। और इस तरह से 4 और 5 यानी जब कीमतें बढ़ती हैं तो वह और अधिक इकाइयों की आपूर्ति करता है। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि जब 5 रुपये प्रति इकाई कीमत है संतरे की तो वह 90 इकाइयों की पूर्ति करता है विक्रेता। लेकिन जब कीमत घट करके 4 रुपये रह जाती है 5 से, तो अब वह 90 इकाइयों की बजाय 80 इकाइयों की आपूर्ति करता है। जब 4 से घट करके उसकी कीमत 3 रुपये रह जाती है तो अब वह 80 से घटकर 70 इकाइयों की आपूर्ति करता है। जब 3 रुपये प्रति इकाई कीमत रह जाती है तो 70, और जब 3 से घट करके 2 रुपये कीमत हो जाती है तो अब वह 70 से आपूर्ति कम करके 60 पर आ जाता है। और इसी तरह से जब प्रति इकाई कीमत 1 रुपये यानी 2 से घट करके 1 रुपये रह जाती है तो वह 50 इकाइयों की आपूर्ति करता है। तो ये दोनों का एक प्रत्यक्ष संबंध है, इसको हम पूर्ति वक्र कहते हैं। यानी जब वो मांग पूर्ति कीमत बढ़ती है तो वो अधिक आपूर्ति करता है, उसे अधिक लाभ प्राप्त होता है, और यदि वह कीमत कम हो जाती है तो वह कम आपूर्ति करता है। पूर्ति वक्र में परिवर्तन। पूर्ति वक्र में परिवर्तन कैसे होता है? पहला है पूर्ति का संकुचन, दूसरा पूर्ति का विस्तार, तीसरा पूर्ति में वृद्धि और चौथा पूर्ति में कमी। इन 4 परिवर्तनों में से पहले 2 परिवर्तन वस्तु के स्वयं के मूल्य में परिवर्तन की वजह से आते हैं, यानी पूर्ति का संकुचन और पूर्ति का विस्तार। ये वस्तु के स्वयं के मूल्य में परिवर्तन की वजह से इनमें परिवर्तन होते हैं। बाकी 2 परिवर्तन यानी पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी अन्य घटकों की वजह से भी होते हैं। यहाँ इन्हीं बातों की चर्चा की गई है। जैसा पहले है पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का संकुचन से क्या मतलब? इसका मतलब उस स्थिति से होता है जब अन्य सभी घटक अपरिवर्तित हों लेकिन मुख्य वस्तु की कीमत कम हो जाए और इससे उस
इससे उस वस्तु की कीमत पर बेचने के लिए उपलब्ध मात्रा में कमी आ जाए, कीमत कम हो जाए तो उस वस्तु की बेचने के लिए उपलब्ध मात्रा में भी कमी आ जाए, इसे कहते हैं पूर्ति का संकुचन। इसमें वक्र अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन वर्तमान पूर्ति उसी बिंदु यानी वक्र के उसी बिंदु से एक अगले दूसरे बिंदु पर चली जाती है। पूर्ति संकुचन में वक्र वही रहेगा, लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पूर्ति खिसक जाती है, इसको कहते हैं पूर्ति का संकुचन। जैसे इसमें दिखाया गया है कि जब कीमत 6 रुपये है तो पूर्ति भी 6 रुपये है और पूर्ति भी 6 की है, लेकिन जब वह 6 से बढ़कर 12 हो जाती है तो अब पूर्ति में परिवर्तन आ जाता है। और इसी तरह से जब 12 रुपये कीमत है तो उस पर पूर्ति है 12, लेकिन जब कीमत घट कर के 12 से 6 रह जाती है तो अब वह पूर्ति भी 12 से घट कर के 6 पे आ जाती है, जिससे पूर्ति का संकुचन ए बिंदु से नीचे बी बिंदु पर आ जाता है। यानी वक्र वही ऐसे रहेगा, लेकिन अब उपभोक्ता या यूँ कहें कि विक्रेता, उपभोक्ता नहीं विक्रेता ए से बी बिंदु पर आ जाता है, ये पूर्ति का संकुचन कहलाता है। दूसरा है पूर्ति का विस्तार। पूर्ति का विस्तार उस स्थिति में कहते हैं जब वस्तु की पूर्ति के अन्य घटकों में कोई बदलाव ना आए, लेकिन उस वस्तु के स्वयं के मूल्य में बढ़ोतरी होने से उसकी बिक्री की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसमें वक्र वही रहेगा, लेकिन वह अब बाईं ओर से खिसक के दाईं ओर दूसरे बिंदु पर चला जाता है। जैसा इस चित्र में दर्शाया गया है कि अब पहले कीमत 6 रुपये थी, उस पर आपूर्ति भी 6 है, यानी 6 वस्तु की आपूर्ति है, 6 इकाइयों की आपूर्ति है यूँ कहें। और जब 6 से बढ़कर वो 12 हो जाती है कीमत, तो अब उसकी आपूर्ति भी 6 इकाइयों से बढ़कर के 12 हो जाती है, यानी अब वह ए से बी बिंदु पर दाईं ओर खिसक जाता है। वक्र वही रहेगा एस एस, लेकिन अब वह ए से बी बिंदु की तरफ खिसक जाता है। इससे जाहिर है कि पूर्ति में विस्तार होता है। विस्तार क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ उस वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण। चौथा जो घटक हमने देखा था ऊपर, हमने कहा कि 4 तरह से पूर्ति वक्र में परिवर्तन होते हैं। पहला पूर्ति का संकुचन, दूसरा पूर्ति का विस्तार और तीसरा है पूर्ति में वृद्धि। पूर्ति में वृद्धि कैसे होती है? जब वस्तु का स्वयं का मूल्य अपरिवर्तित रहे और अन्य घटकों में परिवर्तन आ जाए तो इससे पूर्ति की मात्रा बदल जाती है। मान लीजिए संतरे की कीमत स्वयं अपरिवर्तित रहे, लेकिन उपभोक्ता की आय बढ़ जाए या उपभोक्ता के उपभोग बढ़ जाए, क्योंकि वो उस वस्तु को बहुत अधिक पसंद करता है पसंदता के आधार पे, तो अब वह पूर्ति में वृद्धि कर देता है। यहाँ यही इसी बात को दर्शाया गया है कि जब मूल्य अपरिवर्तित रहे उस वस्तु का और अन्य घटकों में परिवर्तन आ जाए, माना कि उसकी आय में वृद्धि हो गई, तो आय में वृद्धि होते ही अब वह वस्तु की मात्रा की पूर्ति और अधिक बढ़ा देता है। इसमें पूर्ति वक्र की जगह बदल जाती है। यहाँ पूर्ति वक्र वही नहीं रहता बल्कि दूसरा हो जाता है। जैसे यहाँ कहा गया है कि शुरू में जब उसकी कीमत दी हुई है 40 पर, उसको 100 इकाइयों की आपूर्ति वो करता था, लेकिन उसकी आय में वृद्धि हुई या उसकी पसंद बदल गई, तो ऐसे में अब वह 100 से बढ़ कर के 150 इकाई की आपूर्ति करता है। यानी अब एस वक्र से बढ़कर परिवर्तन होकर के S1 वक्र के इस बिंदु पर आ जाता है। इससे जाहिर होता है कि वस्तु के मूल्य में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अन्य घटकों में परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन की वजह से भी पूर्ति में वृद्धि होती है और इससे वक्र बाईं ओर से दाईं ओर खिसक जाता है। इसी तरह से पूर्ति में कमी, ये पूर्ति में वृद्धि के बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर भी
वस्तु का स्वयं का मूल्य अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन अन्य घटकों में बदलाव आने की वजह से पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। इससे पूर्ति की कमी को इंगित किया जाता है। यहाँ पर इस चित्र में भी दिखाया गया है कि शुरू में वह 40 रुपये उसकी कीमत वस्तु की दी हुई है, तो उसकी पूर्ति है 150, लेकिन अन्य घटकों में परिवर्तन के चलते अब वह 150 के बजाय उसी मूल्य पर 100 की ही आपूर्ति करता है। यानी S वक्र से S1 वक्र पर वह आ जाता है और इस तरह से ये पूर्ति में कमी को दर्शाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। पहला तत्व है वस्तु का मूल्य। यह घटक सबसे महत्वपूर्ण होता है। वस्तु को मूल्य बढ़ने पर इसकी बेचने की प्रवृत्ति या मात्रा भी बढ़ती है और कीमत कम होने पर वह इसकी मात्रा में भी कमी कर देता है। इसमें परिवर्तन आने से पूर्ति का संकुचन या विस्तार होता है। यानी वस्तु का मूल्य यदि बदलता है तो उससे पूर्ति या तो संकुचित होगी या पूर्ति का विस्तार होगा। अन्य घटक हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, जैसे दो वस्तुएं वैकल्पिक रूप में भी हो सकती हैं या पूरक वस्तुएं भी हो सकती हैं। उन वस्तुओं के आधार पर भी संबंधित वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होती हैं, उससे पूर्ति प्रभावित होती है। तीसरा तत्व है आधुनिक तकनीक। तकनीकी में परिवर्तन। यदि उत्पादक के पास उत्पादन की आधुनिक तकनीकी है तो वह कम समय में एवं कम लागत से ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, अतः ज़्यादा लाभ कमा सकता है। यह तकनीकी में बदलाव उस वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन से भी पूर्ति प्रभावित होती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले 4 तत्व हैं: स्वयं वस्तु का मूल्य, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, आधुनिक तकनीक और कच्चे माल की कीमतें। इसके बाद बात आती है पूर्ति के नियम के अपवाद। पूर्ति के नियम के अपवाद क्या क्या है? पूर्ति का नियम, जैसा कि हमने कहा, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति बढ़ेगी, लेकिन ये कई वस्तुओं पर लागू नहीं होता है या कुछ वस्तु पूर्ति के नियम का पालन नहीं करती हैं। जैसे कृषि की वस्तुएं, कृषि की वस्तुओं की उपलब्धता में पूर्ति के नियम का पालन नहीं होता। इनका मूल्य यदि बढ़ भी जाए या यदि मौसम की वजह से फसल खराब भी हो जाए तो विक्रेता चाहकर भी इनकी मात्रा को नहीं बढ़ा सकता। ये कृषि वस्तुओं पर है, क्योंकि कृषि पूरी तरह से खेती मानसून पर आधारित है और यदि वो प्रकृति पर आधारित है। यदि कभी मौसम खराब हो जाए, फसल खराब हो जाए तो चाह करके भी उसका उत्पादन नहीं बढ़ा सकता है, उसकी आपूर्ति नहीं बढ़ा सकता है। दूसरा अपवाद है भविष्य की संभावना। यदि विक्रेता को लग रहा है कि भविष्य में उस वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा तो वह अभी इसकी मात्रा को बढ़ा देगा, लेकिन यदि इस वस्तु का मूल्य बढ़ना संभावित है तो वह अभी कम मात्रा बेचेगा। यानी भविष्य में संभावना को देखते हुए भी पूर्ति के नियम का अपवाद खड़ा होता है। दुर्लभ वस्तुओं के संदर्भ में भी होता है, क्योंकि दुर्लभ वस्तुओं की आपूर्ति इच्छानुसार चाह करके भी नहीं बढ़ सकती है। इस तरह से ये पूर्ति के नियम के अपवाद हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा पूर्ति क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, पूर्ति वक्र को कैसे डिराइव किया जाता है, पूर्ति के को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं और पूर्ति के नियम के अपवाद क्या क्या हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।